एक तरफ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहता है ये सिस्टम को क्लीन करने के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ है ग्राउंड रिपोर्ट्स, डेटा और लोगों की कहानियां जो एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाती है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने और पूरा वेस्ट बंगाल एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये वोटर डिलीशन है या वोटर सप्रेशन। यही सवाल उठ रहा है वेस्ट बंगाल में। लाखों नाम एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे लिस्ट से गायब हो रहे हैं। लेकिन ये कोई सिंपल डिलीशन नहीं है, ये नंबर इतने बड़े हैं कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। वेलकम टू द वेस्ट बंगाल, जहां वोटर लिस्ट अब सिर्फ एक लिस्ट नहीं रही बल्कि एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुकी है। एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो हर इलेक्शन के बाद किसी ना किसी घर में सुनने को मिलती है। किसी महिला को अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता, किसी पहली बार वोट डालने वाले लड़के का नाम अचानक गायब हो जाता है, किसी फैमिली को पता चलता है कि उनसे 10 मेंबर्स में से 5 के नाम काट दिए गए। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, वेस्ट बंगाल में ये कहानी बिल्कुल अलग तरीके से सामने आई है। सवाल ये नहीं है कि वोटर डिलीशन होता है या नहीं, असली सवाल है कि जब कोई बहुत बड़े पैमाने पर किसी स्टेट के वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जाए तो उसके पीछे क्या है। क्या ये तकनीकी जरूरत है या कुछ और गहरा है। तो देखिए, भारत के किसी भी इलेक्शन को समझने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझनी पड़ती है, इलेक्टोरल रोल या यूं कहे वोटर लिस्ट। ये सिर्फ एक कागज की सूची नहीं है, ये इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अब इमेजिन करो कि तुम वोट देने जाते हो और पोलिंग स्टेशन पर जब तुम अपना नाम बताते हो तो क्या होता है। वहाँ के ऑफिशियल्स एक बहुत बड़ी लिस्ट में तुम्हारा नाम खोजते हैं। उस लिस्ट में तुम्हारा नाम है, तुम्हारे फादर का नाम है, तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और एक स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन है जहाँ तुम वोट दे सकते हो। ये सब इसलिए होता है ताकि एक बार एक ही पर्सन दोबारा वोट ना दे सके, ताकि घोस्ट वोटर्स यानी डेड या शिफ्टेड लोगों का नाम लिस्ट में ना रहे, ताकि डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो। और इसके लिए भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर साल इसी इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि भारत में हर दिन लोग मरते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज बन जाती है, गलती से अंडर एज किड्स का नाम रजिस्टर हो जाता है। तो हर साल इलेक्शन कमीशन रेगुलर अपडेट करता है। ये एक नॉर्मल चलने वाली प्रोसेस है किसी भी स्टेट में किसी भी समय। लेकिन अगर तुम्हें एक बहुत बड़ी सफाई करनी हो, अगर किसी स्टेट का वोटर लिस्ट 20-25 सालों से सही तरीके से क्लीन नहीं किया गया हो, अगर देश भर में डुप्लीकेट, फेक, डेड और शिफ्टेड वोटर्स की संख्या इतनी हो गई हो कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी ही खतरे में हो, तब क्या होता है। तब एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस शुरू होती है। इसको कहता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। लेकिन ये SIR क्या है, तो देखिए, SIR असल में एक तरह की गहन ऑडिट है इलेक्टोरल रोल की। ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोसेस है जो रूटीन अपडेट से बिल्कुल अलग है। रूटीन अपडेट में तो हर महीने कुछ नाम जोड़े जाते हैं, कुछ हटाया जाता है, लेकिन SIR में एक पूरे कंस्टिट्यूएंसी या पूरे स्टेट का हर एक वोटर रिकॉर्ड को फिर से देखा जाता है। क्या ये पर्सन अभी भी उसी जगह रहता है, क्या इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, क्या उसका पता सही है, क्या इसके बारे में कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं, ये सब देखा जाता है। हालांकि भारत में ये SIR बहुत कम होता है। वेस्ट बंगाल में पिछली बार जब ये पूरे स्टेट में किया गया था वो 2002 में था, यानी 24 साल पहले। एक होल जनरेशन का इलेक्शन वोट दे चुका है बिना किसी प्रॉपर इंटेंसिव रिवीजन की। लेकिन अब 2025-26 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल को मरम्मत की जरूरत है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो दिल्ली तक गूंजी, जो सुप्रीम कोर्ट तक गई और जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। वेस्ट बंगाल अगर इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर कोई एक स्टेट है जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, जहां इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं होते बल्कि एक बैटलफील्ड बन जाती है, तो वो है बंगाल। ये वही जमीन है जहां एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी रूल करती है, एक नेता जिन्होंने लेफ्ट को उखाड़ फेंका और जो अब खुद को बंगाल की मां कहती है, और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी की बीजेपी जो पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता पाने की कोशिश में लगी है। 2021 का असेंबली इलेक्शन याद है, वो इलेक्शन जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। नरेंद्र मोदी खुद दर्जनों रैलीज करके गए और फिर भी ममता ने तीसरी बार जीत दर्ज की। उस इलेक्शन में वायलेंस हुई, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे और बंगाल की पॉलिटिक्स एक बार फिर देश के सामने आई अपने पूरे कंट्रोवर्सी के साथ। क्योंकि बंगाल में इलेक्शन सिर्फ वोटिंग नहीं होती, यहाँ एक एक वोट की कीमत होती है, यहाँ मार्जिन छोटे होते हैं और लड़ाइयाँ बड़ी। यहाँ जीत और हार के बीच कभी कभी बस कुछ हजार वोट्स का फर्क होता है। और जब कोई स्टेट इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड हो, जब किसी के लिए भी हर वोट मैटर करता हो, तब इलेक्टोरल रोल का हर चेंज एक पॉलिटिकल मामला बन जाता है। और इसी सब के बीच शुरू हुई SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अब एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। अब थोड़ा इससे हटकर एक प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पिक्चर देखते हैं कि SIR कैसे काम करता है। जब SIR का फैसला होता है तो सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर BLO को निर्देश दिए जाता है। ये BLO बेसिकली वो लोग हैं जो हर पोलिंग बूथ के लिए वोटर लिस्ट को मैनेज करता है। इन्हें एक बहुत बड़ा काम दिया जाता है, हर रजिस्टर्ड वोटर के घर पर जाओ, उससे मिलो, डॉक्यूमेंट्स देखो और वेरीफाई करो कि ये पर्सन अभी भी वैलिड वोटर है या नहीं। वेस्ट बंगाल में ये प्रोसेस नवंबर से शुरू हुई थी।
और महीनों तक चली। बीएलओ को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि घर-घर जाओ, लोगों से डॉक्यूमेंट माँगो, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो ये प्रूव करे कि ये पर्सन वास्तव में वहाँ रहता है या नहीं। लेकिन यहाँ एक समस्या उठी, जब तुम लाखों लोगों से घर बैठकर डॉक्यूमेंट्स माँगने लगो, तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, खासकर रूरल एरियाज़ में, खासकर गरीब फैमिलीज़ में, खासकर उन लोगों के पास जो परमानेंट एड्रेस की प्रूफ नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके नाम में एक बहुत ही मिस्टीरियस एंट्री आई अंडर एजुडिकेशन, मतलब तुम्हारा नाम लिस्ट में रहेगा लेकिन पेंडिंग स्टेटस में। लेकिन ये पेंडिंग कितना लॉन्ग चल सकता है, सप्ताह, महीने? आखिरी फिगर्स देखें तो वेस्ट बंगाल में 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को अंडर एजुडिकेशन स्टेटस में रखा गया, क्योंकि उनके फॉर्म्स में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एक कंप्यूटर जनरेटेड टर्म है, यानी जब तुम्हारे 2002 या 2010 के पुराने वोटर रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड से मैच करो तो क्या होता है। मान लो तुम्हारे फादर का नाम 2002 में राजेश कुमार रजिस्टर्ड था, लेकिन 2025 के फॉर्म में तुम उसे राजेश कुमार सिंह लिखते हो, कंप्यूटर को ये डिस्क्रिपेंसी दिखेगा। या अगर पिछली बार एड्रेस विलेज XYZ डिस्ट्रिक्ट ABC था और तुम उसे थोड़ा अलग तरीके से लिखते हो, XYZ विलेज डिस्ट्रिक्ट ABC, तो ये भी एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बन जाता है। अब ये सब नॉर्मल है, सब स्टेट में होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में 1.2 करोड़ डिस्क्रिपेंसीज फ्लैश्ड किए गए। 60 लाख केसेस को एजुडिकेशन के लिए चूज किया गया, जबकि गुजरात में 1.2 करोड़ डिस्क्रिपेंसीज थे, लेकिन बहुत कम केसेस को सीरियसली लिया गया। महाराष्ट्र में 3 करोड़ डिस्क्रिपेंसीज थे, लेकिन बाकी स्टेट में इन्हें क्लर्कियल इशू मानकर इग्नोर किया गया। तो सवाल यह है, अगर दूसरे स्टेट में सेम या ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज को क्लर्कियल इशू माना जाता है, तो वेस्ट बंगाल में इतना एग्रेसिव क्यों बनाई गई? ये वो पॉइंट है जहां डेटा एक कहानी कहना शुरू करता है, जो कहानी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। अब थोड़ा टॉपिक पर आता है। जब वेस्ट बंगाल का SIR प्रोसेस चल रहा था, तो शुरुआत में ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई, उसमें ही बहुत सारे नाम काट दिए गए। फिर फाइनल लिस्ट आई, आखिरी कैलकुलेशन में 63 लाख से ज्यादा नेम्स परमानेंटली डिलीट किए गए, जो वेस्ट बंगाल के टोटल इलेक्टोरेट का लगभग 8.3% था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 90 लाख तक बताई गई है। सोचो, 63 से 90 लाख लोग, यानी अगर एक बहुत बड़े शहर का सारा पॉपुलेशन वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, या किसी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का पूरा इलेक्टोरेट हटा दिया जाए, और ये सब कुछ ही महीनों में हुआ हो, तो सवाल उठता है कि ये सब लेजिटिमेट डिलीशन थे? क्या सब लोग जिनके नेम डिलीट किए गए वास्तव में डेड थे, या शिफ्टेड थे, या डुप्लीकेट थी, या कुछ टारगेटेड डिलीशन भी हुई है? तो देखिए, वेस्ट बंगाल के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलीशन की संख्या बिल्कुल अनइवन है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का घर है, वहां 47,000 नेम डिलीट किए गए। और एक बात इंटरेस्टिंग है, ममता ने 2021 की बाईपुल में 58,000 वोट्स के मार्जिन से जीता था, तो इलेक्शन का नंबर इनके विनिंग मार्जिन से कम है, लेकिन फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं है। नायडा डिस्ट्रिक्ट, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहां से 2,73,000 नेम्स डिलीट किए गए। हुगली में 3,74,000, नॉर्थ कोलकाता के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सब टीएमसी के पास है, वहां से 4,07,000 डिलीशंस हुए। और अब यहाँ एक पैटर्न इमर्ज करता है जो बहुत गहरा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉलिटिकली मोस्ट कंटेस्टेड है, वहाँ डिलीशन सबसे ज्यादा है। जहाँ टीएमसी की स्ट्रेंथ मोस्ट है, वहाँ वोटर लिस्ट में सबसे बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल डाटा वो है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे योगेंद्र यादव ने ऑब्जर्व किया कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ डिलीशन का पैटर्न बहुत ज्यादा टारगेटेड लग रहा है। नंदीग्राम में मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 25% है, डिलीशन में ये 95% है। भवानीपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 40% है, लेकिन डिलीशन में वो 90% है। ओवरऑल एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि 65% डिलीटेड नेम्स मुस्लिम कम्युनिटीज है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में सिर्फ 27% है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्या ये ऑडिट की नेचुरल आउटकम है, या क्या यहाँ कोई डायलाइब्रेट पैटर्न है? ये वो पॉइंट है जहाँ एक टेक्निकल एक्सरसाइज एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पूरी कहानी को अलग नजरिए से देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है और कहता है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, ये डिलीशन लेजिटिमेट है। डेथ, माइग्रेशन, डुप्लीकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेलियर के कारण ये नाम हटाए गए हैं। और अगर कोई पर्सन को लगता है कि उसका नाम रॉन्गली डिलीट हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि SIR का प्रोसेस एक रूटीन एसेंशियल मैकेनिज्म है जो इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट और क्रेडिबल रखने के लिए जरूरी है। तो क्या इलेक्शन कमीशन का लॉजिक गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, डेड वोटर्स को रिमूव करना, ये सब जरूरी है, लेकिन सवाल इंप्लीमेंटेशन का है, स्किल का है, टाइमिंग का है, एक्सक्यूशन का है।
अब हम सीधे लोगों की कहानियों की ओर चलते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डाटा वो नहीं है जो सेपरेट सीट पे है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो लोगों की ज़िंदगी में दिखता है। जब एसआईआर प्रोसेस चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को अपने घर पर नोटिस मिले, नोटिस कहते थे कि तुम्हारा नाम अगर इन 10 दिनों में वेरीफाई नहीं हुआ तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन कई फैमिलीज़ को ये नोटिस सही तरीके से नहीं मिले, या कुछ को नोटिस तो मिल गया, लेकिन रूरल एरियाज़ में किसी के पास आधार या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था, या कुछ को डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रोसेस सही तरीके से समझ नहीं आई। नतीजा उनके नाम डिलीट हो गए, और फिर जब इलेक्शन नज़दीक आ गए, तब उन्हें पता चला कि वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। एक तरफ तो सरकार सबको वोट देने के लिए कह रही है, दूसरी तरफ लाखों लोग वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं, और ये कंट्राडिक्शन बहुत गहरा है। लेकिन जो लोग अंडर एजुकेशन में है, उनकी सिचुएशन अलग है। 60 लाख से ज़्यादा लोग, उनका नाम अभी लिस्ट में है लेकिन ऑफिशियल स्टेटस में नहीं। कुछ इलेक्शन में तो उन्हें वोट दे दिया जाता है, कुछ में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार तो पोलिंग बूथ पर ही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये लोग किस सूची में आते हैं, क्या वो लेजिटिमेट वोटर्स है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, सब कुछ पेंडिंग है। अब एक जियोग्राफिकल एलिमेंट को समझते हैं जो वेस्ट बंगाल को अलग बनाता है। वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो भारत का बांग्लादेश के साथ 4095 किलोमीटर के टोटल बॉर्डर का 54% से ज़्यादा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइग्रेशन का बिगेस्ट रूट है। नाइडर डिस्ट्रिक्ट जो सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहाँ सबसे ज़्यादा डिलेशन हुआ है, और ये जियोग्राफिक फैक्टर हमेशा से कंट्रोवर्सी का सोर्स रहा है। क्या लेजिटिमेट माइग्रेशन को फ्रॉड समझा जा रहा है? क्या बॉर्डरिंग एरियाज में जेन्युइन शिफ्ट करने वाले लोगों का नाम डिलीट हो रहा है? या क्या ये एक लेजिटिमेट एफर्ट है डुप्लीकेट और इनवैलिड एंट्रीज को हटाने का? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका सिंपल आंसर नहीं है। अब हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरी कहानी को डिफाइन करता है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट लॉजिकल है, इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना जरूरी है, डेड वोटर्स को हटाना जरूरी है, डुप्लीकेट वोटर्स को रिमूव करना जरूरी है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन दूसरी तरफ डेटा हमें एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर देता है। स्केल अनप्रेसिडेंटेड है, टारगेट ज्योग्राफिक पैटर्न दिखा रहे हैं, कम्युनिटी वाइज इम्बैलेंस बहुत स्ट्राइकिंग है, टाइमिंग इलेक्शन के बिल्कुल पहले है, और इम्प्लीमेंटेशन किसी स्पेसिफिक टेक्निकल पर्सन ज्ञानेश कुमार के अंडर हो रहा है, जो मल्टीपल स्टेट में सिमिलर लार्ज स्केल रिवीजन करते हैं। योगेंद्र यादव इसे टारगेटेड पॉलिटिकल एक्सरसाइज कहता है, और कहता है कि इलेक्शन कमीशन लीग में बीजेपी के साथ 27 लाख वोट्स को डायलेबिलिटली डिलीट कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसे डिनाई करता है, और भी कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सोचता है कि ये सिर्फ क्लर्कियल एक्सरसाइज है। तो सच क्या है, और ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्यों मायने रखता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, इतना कुछ होने के बाद सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया, जब डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल एलिगेशन और लोगों की पर्सनल स्टोरी सब एक दूसरे से टकराने लगे, तब क्या हुआ? यहीं से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं रहा। ये सीधा पहुंच गया इंडिया के सबसे बड़े जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। अब इमेजिन करो, लाखों लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, या जो अंडर एजुकेशन में फंसे हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हम वोट दे पाएंगे या नहीं। और यही सवाल लेकर कई पिटीशन फाइल की गई। पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी ग्रुप और इंडिविजुअल सिटीजन सब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इनका आर्गुमेंट बहुत सिंपल था। अगर इतने बड़े स्केल पर डिलीशन हो रहा है, और अगर उसमें एरर्स या बायस की पॉसिबिलिटी है, तो इलेक्शन से ठीक पहले ये प्रोसेस डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे इशू को लाइटली नहीं लिया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल पूछा, आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि कोई जेन्युइन वोटर गलत तरीके से लिस्ट से बाहर ना हो? कि आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिससे अफेक्टेड लोग टाइमली करेक्शन करा सके? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये प्रोसेस इलेक्शन के इतने करीब होना चाहिए था? इसलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। इंडियन इलेक्शन में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर वोटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की। अगर किसी भी कारण से लाखों वोटर्स वोट ही नहीं दे पाते, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में डिफेंड करते हुए कहा, एसआईआर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड प्रोसेस है, ये पहले भी हो चुका है, और इसका मेन पर्पस इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट बनाना है। इन्होंने ये भी कहा कि हर वोटर को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की। डिलीशन एक ऑटोमेटेड या रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। कोर्ट में कई रिपोर्ट्स और एफिडेविट्स ऐसे भी आए हैं जो ग्राउंड रियलिटी को अलग तरीके से दिखाते हैं। कुछ केसेस में बीएलओ एक्चुअली घर तक पहुंचे ही नहीं, कुछ लोगों को नोटिस मिला लेकिन बहुत लेट से, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए फिर भी उनका नाम डिलीट हो गया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका नाम लिस्ट से हट चुका है।
इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा गैप दिखता है, पॉलिसी वर्सेस रियलिटी। ऑन पेपर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और फेयर लगता है, लेकिन ग्राउंड पर एक्सक्यूशन में इनकंसिस्टेंसीज दिखती है, और यही वो जगह है जहाँ कंट्रोवर्सी और गहरी हो जाती है। अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से समझते हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं। ममता बनर्जी ने ओपनली इस प्रोसेस पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि ये वोटर डिलीशन नहीं, वोटर सप्रेशन है। इनका आरोप था कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अपोजिशन स्ट्रांग होल्ड्स में ज्यादा डिलीशन हो रहा है, और ये पूरी एक्सरसाइज इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और इनके लीडर्स ने इसका बिल्कुल अपोजिट स्टेंस लिया। इनका कहना है कि ये प्रोसेस ओवरड्यू था, फेक वोटर्स और इलीगल एंट्रीज को हटाना जरूरी है। अपोजिशन सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स अफेक्ट हो रही है। तो अब सिचुएशन क्या है? एक ही डाटा, एक ही प्रोसेस, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव्स। एक कहता है डेमोक्रेसी बचाई जा रही है, दूसरा कहता है डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब फैक्ट्स क्लियर नहीं होते तो परसेप्शन रियलिटी बन जाता है। अगर लोगों को लगता है कि सिस्टम फेयर नहीं है, तो भले ही सिस्टम टेक्निकली सही हो, ट्रस्ट टूट जाता है। और डेमोक्रेसी सिर्फ लॉज और प्रोसेस पर नहीं चलती, वो ट्रस्ट पर चलती है। अब एक और डायमेंशन समझता है, टाइमिंग। ये पूरी एसआईआर एक्सरसाइज इलेक्शन से ठीक पहले क्यों हुई? अगर ये प्रोसेस 2-3 साल पहले किया जाता तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती, क्योंकि तब लोगों के पास टाइम होता करेक्शन कराने का, अपील फाइल करने का और सिस्टम को टेस्ट करने का। लेकिन जब ये सब इलेक्शन से ठीक पहले होता है तो हर चीज सस्पिशियस लगने लगता है। तो अब हम इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ वोटर डिलीशन की कहानी नहीं है, ये पावर, प्रोसेस और परसेप्शन, इन तीनों की टकराव की कहानी है। एक तरफ सिस्टम है जो खुद को करेक्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है जो हर चेंज को सस्पेक्ट बनाती है, और बीच में है आम वोटर जो सिर्फ वोट देना चाहता है। तो सच क्या है कि ये जनरली इलेक्टोरल रोल को साफ करने की कोशिश है, या क्या ये एक साइलेंट इनविजिबल वे है इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का? इसका फाइनल आंसर शायद कोर्ट देगा, या शायद आने वाले इलेक्शन रिजल्ट खुद बता देंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर सिर्फ ईवीएम या रैली से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो अब सवाल ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, सवाल ये है कि अगर यही चीज कहीं और हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि इंडिया खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, और इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वोट। लेकिन वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, वोट एक आइडेंटिटी है, एक अधिकार है, एक एग्जिस्टेंस है सिस्टम के अंदर। और इसी पॉइंट पर ये पूरी कहानी सबसे सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो टेक्निकली वो सिस्टम के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचिए, एक आदमी है जो सालों से उसी एरिया में रह रहा है, हर इलेक्शन में वोट देता आया है, लेकिन इस बार वो पोलिंग बूथ पर जाता है और उसे बताया जाता है आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो उस मोमेंट में क्या होता है? वो सिर्फ वोट नहीं खोता, वो सिस्टम में अपनी पहचान खो देता है। और यही रीजन है कि वोटर लिस्ट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी की एंट्री गेट है। इसलिए इस पूरी डिबेट में दो सच्चाई है। पहली सच्चाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही कहता है कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना जरूरी है। डुप्लीकेट वोटर्स, डेड वोटर्स, फेक एंट्रीज, इन सब को हटाना जरूरी है, वरना इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरी सच्चाई, जब यही प्रोसेस लाखों लोगों को अफेक्ट करता है और ग्राउंड पर जेन्युइन वोटर्स भी बाहर हो जाते हैं, तो वही प्रोसेस डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से कौन सी सच्चाई ज्यादा बड़ी है, ये तय करना आसान नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ रूल्स पर नहीं चलती, डेमोक्रेसी ट्रस्ट पर चलती है। ट्रस्ट की सिस्टम फेयर है, ट्रस्ट की हर सिटीजन को बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन जब लाखों लोग सडनली वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या टूटता है? ट्रस्ट। और वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन, तो इलेक्शन सिर्फ प्रोसेस बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब इमेजिन करो, अगर फ्यूचर में हर इलेक्शन से पहले लार्ज स्केल वोटर रिवीजन होने लगे, हर बार लाखों नेम्स डिलीट हो, हर बार वेरिफिकेशन के नाम पर अनसर्टेनिटी हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वोटिंग पार्टिसिपेशन कम होगा, लोगों का सिस्टम पर विश्वास घटेगा, और डेमोक्रेसी एक टेक्निकल एक्सरसाइज बन जाएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल में कितने नेम्स डिलीट हुए, असली सवाल ये है कि यह सिस्टम इतना मजबूत है कि एक भी जेन्युइन वोटर बाहर ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में एरर मार्जिन 0 होना चाहिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव इसे इलेक्टोरल मैनिपुलेशन कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन इसे रूटीन एक्सरसाइज कहता है। लेकिन ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच कहीं है। तो अगली बार जब आप वोट देने जाए, तो सिर्फ कैंडिडेट के बारे में मत सोचिए, एक बार ये भी सोचिए कि क्या आपका नाम अभी भी उस लिस्ट में है। क्योंकि अगर नाम नहीं है तो चॉइस भी नहीं है, और जब चॉइस नहीं होती तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बच जाती है। ये कहानी सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये कहानी इंडिया की डेमोक्रेसी की है। तो ये था पूरा वीडियो, बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।